सब पारेशनाथ भगवान के चरणों में विनती सुना रहे हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दात्सांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब और राव भाभी और भी जो पूज्य जन हैं, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ जो गोमट सार जीव कांड है उसके रचयिता नेमीचंद आचार्य की, उसमें से हम अलौकिक गणित पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने में हम लोग इंदौर निवासी सारिका जी छाबड़ा के कारण उनकी रंगीन प्रस्तुति से हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अतः उनको पूरे ग्रुप की तरफ से अभिनंदन है और सबकी तरफ से सादर जय जिनेन्द्र है। सिद्धम सुधम प्रणमीय जिनिंदवर नेमिचंद मकलंकम पुनरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। धाराएं जो 14 होती हैं, 14 में द्विरूप वर्ग धारा जो 12वीं थी, हमने अच्छी तरह से उसका स्वाध्याय किया। द्विरूप घन धारा यूं तो हमारी हो गई है, लेकिन पुनः हम आदर प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जय। हाँ कृष्ण जी, बहुत दिन बाद दिख रही हैं आप। कलकत्ता में नहीं थे क्या? वो सूतक चल रहा था ना, तो वीडियो खोलना मना किया हुआ था। अच्छा वो अच्छा, ठीक 6 महीने का जो चल रहा था वो कल खत्म हो गया। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही। प्रणाम ललिता जी। ना मैं थोड़ी देर में ले लेती। अरे बात तो सही आ रही है, साफ आ रही है। वहां पर लगा दीजिए। एकदम एकदम द्विरूप वर्ग धारा के बाद हम लोग ने द्विरूप घन धारा पढ़े। द्विरूप घन धारा में दो तीन स्थान ऐसे आए हैं जहाँ द्विरूप वर्ग धारा का क्यूब नहीं आया है, जैसे सूच्यांगुल प्रतरांगुल, ये दोनों स्थान वहां पर नहीं आए हैं। वहां पर क्या आ गया? घनांगुल आ गया है। उसी तरह से जगत श्रेणी और जगत प्रतर, वहां जगत घन नहीं आया था, यहाँ जगत घन भी आ गया है। फिर वहां पर केवल ज्ञान उत्कृष्ट संख्या आई थी, केवल ज्ञान द्विरूप वर्ग धारा में, परंतु घन धारा में केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल का घन आया है।
ऐसा क्यों हुआ, इसको हम लोग आज समझेंगे। कोई सुनाना चाहते हैं? क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा जिसको बढ़िया से याद है, वो द्विरूप घन धारा को आगे जो 2-3 नियम दिए हैं लास्ट में, वैसे हम लोग जिनको याद नहीं वो भी समझेंगे, उनको थोड़ा वापस उस पेज पे जाना पड़ेगा। जिनको याद है उनको पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। कोई कुसुम जी आज आई है शायद, आप सुनाना हाँ, चाहते हैं तो सुना आई सकते ललिता हैं। जी, लेकिन वो केवल ज्ञान तक की समझा कल की क्लास में नहीं कर पाई थी। कल की क्लास नहीं कर पाई थी मैं। अच्छा, केवल ज्ञान तक बोलेंगे तो बोलती हूँ। अगर आप आगे पढ़ाना चाहते हो पहले पढ़ा दीजिए, क्या करना है आप जैसे बोलेंगे। आज जहाँ तक सुनाना चाहते हैं सुनाइए, अच्छा लोगों का रिवीजन होगा। चेष्टा करती हूँ, आप आशीर्वाद दे दीजिए, प्रणाम करती हूँ। हाँ, द्विरूपक धारा के स्थान और संख्या हम पढ़ रहे हैं। उसमें पहला स्थान संख्या 4 अर्घक्षेद 2, स्थान दूसरा संख्या 16 अर्धछेद 4, फिर संख्या 3 स्थान 3 संख्या 256 और अर्घक्षेद उसके 8। सब सुन करके भाव भाषण भाते रहेंगे कि वर्ग शलाका और अर्ध और स्थान गैप कितना बढ़ता जा रहा है। शुरू से बाद तक में जहाँ तक हम संख्या जानेंगे वहां तक का समझ में आएगा, उसके बाद तो कुछ समझ में आएगा नहीं। लेकिन यहाँ के गैप से हम आगे का गैप समझेंगे। आवाज कट रही थी, एक बार भाभी वापस रिपीट करो ना शुरू से, आवाज कट रही थी। आवाज तो आज मैंने फोन नहीं, आज यहाँ एक्चुअल में बारिश हो रही है बहुत तेज, तो शायद उससे होगा, पता नहीं। एक बार शुरू से बोलो ना। हाँ, वर्ग शलाका और स्थान तो एक ही समान है। स्थान 1 है, उसकी संख्या हमारे लिए 4 है और उसके अर्धछेद 2 होते हैं। स्थान दूसरा है, उसकी संख्या 16 है और अर्धछेद 4 है। स्थान तीसरा है, संख्या 256 है, अर्धछेद 8 है। फिर स्थान चौथा है, संख्या हमारे लिए 15 है जो 65,536 अंक है और उसका अर्धछेद 16 है। फिर स्थान 5वां है, वो पादाल है और उसकी अर्धछेद होंगे 32। फिर स्थान 6 है, उसकी संख्या होगी 61 और उसके अर्धछेद होंगे 64। संख्यात स्थान आगे जाने पर हमें जगन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका प्राप्त होगी। फिर उसके संख्यात स्थान जाने पर जगन्य परित असंख्यात के छेद, उस संख्यात स्थान आगे जाने पर जगन्य परित असंख्यात का वर्गमूल, और उसके आगे एक स्थान जाने पर हमें जगन्य परित असंख्यात संख्या प्राप्त होगी। फिर संख्यात स्थान जाने पर हमें जगन्य युक्ता संख्या प्राप्त होगी, जो जगन्य परित असंख्यात के ऊपर जगन्य परित असंख्यात का पावर करने से, यानी जगन्य परित असंख्यात को जगन्य परित असंख्यात से जगन्य परित असंख्यात बार गुणित करने पर हमें जगन्य युक्ता संख्यात के समय मिलेंगे, जो एक आवली के समान है, यानी उसको एक आवली भी कहते हैं। और फिर उसके आगे एक स्थान जाने पर जगन्य असंख्यात संख्यात के हमें समय प्राप्त होंगे, जिसे प्रतरावली भी कहते हैं, जो हमें आवली को आवली से गुणित करने से प्राप्त होगी। और ये संख्या उसके, यानी आवली को आवली से गुणित करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी असंख्यात संख्यात, उसे प्रतरावली भी कहते हैं। तो प्रतर आवली भी कहते हैं, ऐसा नहीं? प्रतरावली भी नहीं भी नहीं लगेगा, भी अच्छा, प्रतरावली कहते हैं। प्रतरावली के समयों की संख्या है, इसलिए प्रतरावली है ना, भी नहीं है कोई। तो जघन असंख्याता संख्यात समय को हम प्रतरावली कहते हैं, या प्रतरावली कही जाती, हम क्या कहेंगे, अच्छा ने कहा है। उसके असंख्यात स्थान जाने पर हमें पल्ले की वर्ग शलाका, उसके असंख्यात स्थान और आगे जाने पर
हमें पल्ले के छेद और उसके असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले का वर्गमूल और उसके एक स्थान जाने पर हमें पल्ले की संख्या या पल्ले प्राप्त होंगे। उसके असंख्यात स्थान जाने पर जो पल्ले की वर्ग शलाका मात्र स्थान है उसको सूचांगुल की संख्या प्राप्त होगी और उसके एक स्थान जाने पर हमें प्रतरांगुल की संख्या प्राप्त होगी, जो हमें सूचांगुल को सूचांगुल से मल्टीप्लाई करने पर ही प्राप्त हुई। उसके असंख्यात स्थान जाने पर जगत श्रेणी, ये जगत श्रेणी के ऊपर जो 3 है इसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं कि रूट बोलते, क्या बोलते हैं मुझे ये पता नहीं। घनमूल, घनमूल बोलते हैं ना उसको। हाँ, घनमूल हो गया, ठीक है। असंख्यात स्थान जाने पर हमें जगत श्रेणी प्राप्त होगी, जगत श्रेणी का घनमूल प्राप्त होगी। उसके असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य परित अनंत की वर्ग शलाका प्राप्त होगी। उसके असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य परित अनंत के छेद प्राप्त होंगे। उसके असंख्यात स्थान जाने पर फिर हमें जगन्य परित अनंत का वर्गमूल और उसके एक स्थान जाने पर हमें जगन्य परित अनंत की संख्या स्थान प्राप्त होगा। उसके असंख्यात स्थान जाने पर जगन्य युक्तानंत की संख्या, उसके एक स्थान जाने पर जगन्य अनंतानंत, अनंता, उसके अनंतानंत स्थान जाने पर हमें जीव राशि की वर्ग शलाका, उसके अनंतानंत स्थान जाने पर जीव राशि के अर्धछेद, उसके अनंतानंत स्थान आगे जाने पर जीव राशि का वर्गमूल और फिर एक स्थान जाने पर हमें जीव राशि प्राप्त होगी। इसी क्रम से अनंतानंत स्थान आगे जाने पर हमें पुद्गल राशि की वर्ग शलाका, अनंतानंत स्थान जाने पर पुद्गल राशि के अर्धछेद, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर हमें पुद्गल राशि का वर्गमूल और फिर एक स्थान जाने पर हमें पुद्गल राशि प्राप्त होगी। फिर अनंतानंत स्थान आगे जाने पर हमें 3 कालों के समयों की वर्ग शलाका मिलेगी। फिर अनंतानंत स्थान जाने पर हम 3 काल के समयों के अर्धछेद और उसके अनंतानंत स्थान जाने पर हमें 3 काल के वर्गमूल और फिर एक स्थान जाने पर हमें 3 काल के समय प्राप्त होंगे। फिर अनंतानंत स्थान आगे जाने पर हमें आकाश प्रदेशों की वर्ग शलाका, उसके अनंतानंत स्थान जाने पर आकाश प्रदेशों के अर्धछेद और उसके अनंतानंत स्थान जाने पर आकाश प्रदेश के वर्गमूल और फिर एक स्थान जाने पर हमें श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश जो 1D है फिर प्राप्त होंगे और फिर एक स्थान जाने पर हमें प्रतराकाश के प्रदेश 2D मतलब आकाश प्राप्त होंगे। ये आकाश प्रदेशों की जो वर्ग रूप संख्या है, मतलब लंबाई और चौड़ाई को करने से उसको कहते हैं। फिर अनंत अनंत स्थान जाने पर हमें धर्म अधर्म द्रव्य के अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिशत की वर्ग शलाका, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिशत के अर्धछेद, फिर अनंतानंत स्थान आगे जाने पर अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिशत की वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर हमें धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिशत मिलेंगे, प्राप्त होंगे। फिर अनंतानंत स्थान जाने पर एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिशत की वर्ग शलाका, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिशत का वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर हमें एक जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाज्य प्रतिशत प्राप्त होंगे। फिर अनंतानंत स्थान जाने पर जगन्य ज्ञान के अविभाज्य प्रतिशत की वर्ग शलाका, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर जगन्य ज्ञान के अविभाज्य प्रतिशत को अर्धछेद, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर अविभाज्य प्रतिशत को वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर जगन्य ज्ञान के अविभाज्य प्रतिशत हमें प्राप्त होंगे। फिर अनंतानंत स्थान जाने पर जगन्य छायिक लब्धि के अविभाज्य प्रतिशत की वर्ग शलाका, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर जगन्य छायिक लब्धि के अविभाज्य प्रतिशतों का अर्धछेद, फिर अनंतानंत स्थान जाने पर जगन्य छायिक लब्धि का वर्गमूल और फिर एक स्थान जाने पर जगन्य छायिक लब्धि के अविभाज्य प्रतिशत हमें प्राप्त होंगे। फिर अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान की वर्ग शलाका, फिर अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान के अर्धछेद,
फिर अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान का तृतीय वर्ग, फिर अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान का तृतीय वर्ग, और फिर एक स्थान जाने पर केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल। इस प्रकार एक स्थान आगे बढ़ते ही हमें केवल ज्ञान का वर्गमूल, और उसके बाद में एक स्थान जाने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, या केवल ज्ञान का हमें बहुत अच्छा, बहुत विस्तार से बोल रहे हैं। इसी तरह से बोलना चाहिए, तभी ना सारे शब्द मुंह पर आने लग जाते हैं। चाचा जी हम बोले शॉर्टकट मारने लग जाते हैं, हम शॉर्टकट मारते हैं। तो आज इसी केवल ज्ञान का फल स्वरूप हम भारत भगवान को मोक्ष कल्याण का लड्डू चढ़ा करके आए हैं। सभी को अपने ज्ञान के मोक्ष कल्याण की बधाई हो। एक दिन हमारा भी ऐसा समय आए कि हमारा भी मोक्ष कल्याण का लड्डू चढ़े, सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसी पात्रता आ जाए। पर आप लोगों से पुनः इसलिए पूछते हैं कि चीजों को आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जीव राशि के बाद अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से पुद्गल राशि की वर्ग शलाका। ये अनंत अनंत स्थान का मतलब है। जी बंद कीजिए ना, फोन को म्यूट कीजिए। मंजू जैन, बस आप वाले से होगा नहीं, मैं म्यूट नहीं कर पाऊंगी, आप ही लोग को अपने से करना पड़ेगा। जी मंजू का खुला है, मंजू जैन। जैसा क्यों आ रहा है वो अपने को ध्यान दे ले, बंद कर ले। यहाँ जो जीव राशि के बाद अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से पुद्गल राशि की वर्ग शलाका, ये अनंत अनंत स्थान का मतलब क्या हुआ, कहाँ कैसे जा रहे हैं, बैलगाड़ी से, रिक्शा से, साइकिल से, फ्लाइट से, किससे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। अनंत अनंत स्थान आगे आगे वर्क करते जा रहे हैं, उस आनंद हम साथ जाएंगे, आगे आगे करते जाएंगे। कितनी बार वर्ग, अनंत अनंत स्थान, मानो स्थान वर्ग शलाका को कहते हैं, हम लोग जान चुके हैं। स्थान और वर्ग शलाका एक ही होती है। उतने स्थान जाने पर जो संख्या आती है वो वर्ग शलाका, अर्धच्छेद, ऐसे करके। जहाँ असंख्यात लिखा है वहाँ असंख्यातवार, जहाँ संख्यात लिखा हो वहाँ संख्यातवार, वर्ग वर्ग करते हुए हम लोग को जाना है। यहाँ पर ये भाव भासना हमेशा रखते रहिएगा कि जो बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, मल्टीप्लाई वर्ग वर्ग करके बढ़ रहे हैं, राशि कितनी बड़ी होगी हम लोग समझ सकते। दीदी इसमें आपने ये जैसे प्रथम वर्गमूल कहलाया, उसका ये मतलब प्रथम वर्गमूल से भी मतलब है क्या कुछ? अच्छा, एक मिनट बता रही, थोड़ा सा देखो, मेरा फोन चालू हो जाए तो ठीक रहे। इनको ऐसे क्या ना फोन मांग रहे हैं, मेरा फोन डेड हो गया था। आवाज बहुत कमजोर हो गई है। कर दी आवाज समझ में नहीं आ रही आपको। इसमें तो सब बंद कर दी भाजी, अभी भी नहीं आ। इको हो रहा है आवाज। अब आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है दीदी। हाँ, आप क्या पूछे थे सरिता जी? हाँ, ये जैसे जो आपने वर्ग जैसे पल्ले का प्रथम वर्गमूल, फिर पुद्गल राशि का प्रथम वर्गमूल, तो प्रथम वर्गमूल से मतलब है। जहाँ, हाँ एक मिनट, जैसे कल सुमति जी सब जगह प्रथम वर्ग बोल रही थी, जहाँ एक ही वर्ग है वहाँ प्रथम वर्ग तो बोलना ही नहीं है, बस सीधे बोलना पल्ले का वर्ग है ना, जगत श्रेणी का
तृतीय वर्गमूल, जघन्य परित का अनंत, जघन्य परित अनंत का वर्गमूल, ऐसे बोलना। वहाँ पहला वर्गमूल नहीं बोलना है। ये पहला दूसरा वर्गमूल तो केवल ज्ञान के पास जब जा रहे हैं वहां बोला जा रहा है ना। तो एक तो हम लोग ये ध्यान रखें, अभी कुसुम जी ठीक बोली है। हाँ, कुसुम जी ने नहीं बोला, सुमति जी ने बोला था। हाँ, कल तो वहाँ प्रथम नहीं बोलना, क्योंकि वहां तो प्रथम द्वितीय कब लगता है, जब दो हो तो। दो चीज दो बार तो हो नहीं रहा, वहां पर तो एक ही बार हो रहा। वहां हम लोगों को प्रथम नहीं बोलना है। अब आपका यहाँ पर यह प्रश्न है, केवल ज्ञान के अर्धछेद अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान का तृतीय वर्गमूल। जैसे हमने 65,536 माना है, शास्त्र जी में केवल ज्ञान को 65,536 की संख्या लेके समझा रहे हैं आचार्य। तो कह रहे हैं कि जब केवल ज्ञान के अर्धछेद आएंगे तो उसके बाद हम उसका वर्ग जब देख रहे हैं, वर्ग 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 करते जा रहे हैं, तो एक स्थान पर ऐसा आता है कि 65,536 का तृतीय वर्गमूल आता है। तृतीय वर्गमूल का मतलब हुआ 65,536 का एक बार आप वर्गमूल निकालिए तो क्या आएगी संख्या? इसकी डबल 256 आएगी। 256 आएगी, क्योंकि अप्लाई करते हैं तो 65,536 होता है। तो 65,536 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 256 आएगा। तो एक बार वर्गमूल निकला, फिर 256 का कह रहे हैं फिर वर्गमूल निकालो, तो फिर 256 का निकालेंगे तो 16 आएगी। फिर एक बार और निकालेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब केवल ज्ञान के अर्धछेद से हम वर्ग करते करते अनंत स्थान आगे गए हैं, तो वहां पर हमको जो संख्या मिली वो संख्या केवल ज्ञान का तीसरा वर्गमूल थी, यानी 4 थी। हमारे हमने रिज्यूम किया 65,536, बहुत छोटी सी संख्या की है, तो यहाँ पर 4 आएगा। फिर एक स्थान आगे गए तो कहते हैं 16 आ रहा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, सीधा सा बात है, 16 आ गया। फिर आगे गए तो देखे एक बार और स्क्वायर किए तो क्या आएगा? 256। 256 क्या है? केवल ज्ञान का रूट है ना। केवल ज्ञान के ऊपर रूट ओवर है, तो केवल ज्ञान का रूट आया। फिर उसके बाद जब एक स्थान और गए, उस केवल ज्ञान रूट को स्क्वायर किए तो 65,536 आ गया। अब केवल ज्ञान से आगे कोई संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, यही द्विरूप वर्गधारा का अंतिम स्थान है। समझ में आया सरिता जी? दीदी समझ में आया। ये प्रथम वर्गमूल और मतलब द्वितीय और तृतीय में कौन सी संख्या बताई? प्रथम में 256 बताई। अगर प्रथम में 256 नहीं, पहले तृतीय आएगा ना। हाँ, तो तृतीय में तृतीय वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो हम जैसे किसको कहते हैं तृतीय वर्गमूल? किसी भी संख्या का एक बार निकालिए वर्गमूल, फिर जो संख्या है फिर उसका वर्गमूल निकालिए, फिर जो संख्या है फिर उसका वर्गमूल निकालिए, इसको कहा जाता है तृतीय वर्गमूल। सब संख्या योग द्वार में भी ये चीज आ चुकी है। तो कैसे समझे? 65,536 को कहते हैं आप तृतीय वर्गमूल निकालना है, तो 65,536 का हम एक बार वर्गमूल निकाले तो 256 आया, क्योंकि 256 का स्क्वायर है इसलिए 256 आया। फिर उस 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। यानी जो केवल ज्ञान का तृतीय वर्गमूल है वो क्या? 4 हुआ यहाँ पर। ये तृतीय वर्गमूल कैसे हुआ? 65,536 तो चौथा स्थान हुआ ना, तो नीचे से लेंगे क्या हम लोग? हाँ, तो वो केवल ज्ञान हुआ ना, वो तो केवल ज्ञान हो गया। यहाँ देखिए, अच्छा। आप अपना मोबाइल में खोल के देखिए, केवल ज्ञान चौथा स्थान है। हाँ, है ना? हाँ, तृतीय वर्गमूल में हो गया 4, फिर दूसरे वर्गमूल में हो जाएगा 16, और फिर पहले वर्गमूल में हो जाएगा 256। है ना? इस तरह से वर्गमूल निकालने के बाद वर्गमूल तो 65,536 का निकल रहा है। हम नीचे से चलते हैं और समझ में आएगा। केवल ज्ञान 65,000, नीचे केवल ज्ञान 65,536, फिर ओवर 65,536 क्या आएगा? 256। फिर क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल। केवल ज्ञान का द्वितीय एक वर्गमूल हमने निकाला तो 256 आया,
अब उसका एक बार और रूट ओवर कर दीजिए, तो 256 का रूट ओवर करेंगे तो 16। फिर वाह। ऊपर और चढ़े तो लिखे उसका एक बार और वर्गमूल करो, तो हमने 16 का वर्गमूल किया तो 4। 4 आई। तो नीचे से हम जब गए तो 65,536, फिर 65,536 का वर्गमूल, फिर 256 का वर्गमूल, फिर 16 का वर्ग। ठीक। ऊपर से जाएंगे तो वर्ग वर्ग करते जाएंगे, नीचे से जाएंगे तो मूल मूल करते जाएंगे, तो वो चीज आ जाएगी। ये इसके आगे वाला पेज है क्या, विरलन राशियों की अर्धछेद निकालने का फिर हम लोगों ने समझा था बढ़िया से। ये लेकर के भी कि 2 के हम आचार्य अर्धछेद निकालने के 2 नियम पीछे दिए हैं। या तो आप उस संख्या को 2 के पावर में कर दो, तो जो पावर आया वो अर्धछेद हो गया, अथवा आप उस संख्या को 2 से भाग देते जाओ, जितनी बार भाग लगे उतने अर्धछेद होंगे। तीसरा लॉग सिस्टम भी यहाँ पर मतलब आजकल के हिसाब से है, भगवान की दिव्य ध्वनि के हिसाब से नहीं है। अब क्या हो गया, तो यहाँ पर वही चीज हुआ कि भाई आप जैसे जघन परित असंख्यात आया बीच में, उसका अर्धछेद, उसका वर्ग शलाका, तो कैसे निकले इतनी बड़ी राशि का। तो उसके लिए छोटी राशि तो हम लोग फटफट 64 है, 128 है, 256 है, 2 से भाग भी दे देते, 2 पर पावर भी दे देते, पर बड़ी संख्या तो हम नहीं जानते। तो उसके लिए आचार्य ने सूत्र दिया, दे राशि के अर्धछेद निकाल करके, और जो विरलन राशि है 2 पर जो पावर है, जितना पावर है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी अर्धछेद आ जाएंगे। हम लोगों ने कल इसका प्रैक्टिकल करके देखा था। 4 पर 8 का पावर दे करके अपने लोग ने निकाला था 65,536 का, तो अपना बैठा था, आप लोग करे होंगे तो और अच्छी तरह से हो गया होगा। फिर वर्ग शलाका के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया, देय राशि की वर्ग शलाका, जो देय राशि है उसकी वर्ग शलाका निकाल लो और विरलन राशि के अर्धछेद से प्लस कर दो उसको। जघन युक्त असंख्यात देय विरलन के विधान से आता है। ये खास करके क्यों ये नियम बताया गया कि जहां जहां देय विरलन की राशि से संख्या आ रही थी वहां पर वर्ग शलाका अर्धछेद नहीं बताए गए थे, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आते हैं, इसलिए नहीं बताए थे। ऐसा नहीं है कि उसका अर्धछेद नहीं होता है अथवा वर्ग शलाका नहीं होती है। तो वह उन ऐसी संख्याओं के लिए क्या किया जाएगा, तो उसके लिए आचार्य ने यह फॉर्मूला दिया कि जो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती है उस राशि का आप इस तरह से अर्धछेद और विरलन निकालिए। द्विरूप वर्ग धारा के नियम, जघन युक्त संख्यात की वृक्षलाकार छेद इस धारा में क्यों नहीं आए। 2 राशि देय विरलन के विधान से उत्पन्न होती है, उस राशि की वर्गशलाका अर्धछेद उस धारा में उत्पन्न नहीं होते हैं। यह नियम तीनों धाराओं के लिए है, यानी द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घना घन धारा, 3 धारा के लिए ये नियम है कि जो विरलन देय से राशि आएगी जहां भी, उसके वर्गशलाका अर्धछेद नहीं पाए जाएंगे। अतः जघन युक्त संख्यात की वृक्षशलाका एवं अर्धछेद द्विरूप धारा में नहीं आते। हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, सबको याद भी हो गया होगा। इसी प्रकार अन्य भी देय विरलन राशि वाली राशियों के जानना, जैसे सूच्यांगुल से प्रतरांगुल स्क्वायर करके आ जाता है, तो उसके बीच में कहा विरलन देय राशि वर्ग छेद और अर्धशलाका ये सब नहीं है, तो विरलन देय राशि से जो आता है उसमें ये राशि नहीं आती है। अब आगे कह रहे हैं, जघन्य परित असंख्यात के कितने स्थान, स्थान पर हाईलाइट करेंगे, कितने स्थान आगे जा। स्थान मतलब क्या होता है, स्थान यहाँ शुरू से समझाते आ रहे हैं अपने लोग, वर्ग शलाका, वर्ग शलाका होती, बहुत सुंदर। स्थान मतलब वर्ग शलाका, और हमने ये क्या पाया है कि वर्ग शलाका और अर्धछेद में बहुत अंतर होता है, बीच में बहुत गैप होता है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दोनों में बहुत बड़ा गैप होता जाता है। ये हमने जितनी संख्या इकट्ठी तक जानी है वहां तक में हमने जाना। इकट्ठी का स्थान 5वां और अर्धछेद उसके कितने हैं, 16, 32, 64 अर्धछेद। तो हम ये चीज पा रहे हैं कि जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जा रही है स्थान तो एक एक बढ़ रहे हैं,
वर्ग शलाका दूनी दूनी होती जा रही है। जैसे 16 था, पनट्ठी में 16, बादाल में 32, फिर उसमें 48, इस तरह से हम 64। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अर्ध छेद तो दूने दूने हो रहे हैं और जो वर्ग शलाका है वो एक एक बढ़ रही है ना। हम जो 5 संख्या बताई गई हम लोगों को, उस 5 संख्या से हमको ये भाव भासना हो रहा है कि अर्ध छेद तो दूने दूने होते हैं और स्थान सिर्फ एक बढ़ता है। जैसे 16 से 32, पनट्ठी से बादाल एक स्थान बढ़ा, स्थान एक बढ़ा और अर्धछेद कितने हो गए? 16 से 32 हो गए। तो ये हम भाव भाषणा करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर वही चीज समझा रहे हैं, जघन्य परित असंख्यात से जघन्य परित असंख्यात के छेद प्रमाण मात्र आगे जाने पर जघन्य युक्त असंख्यात आएगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि जघन्य परित असंख्यात को जघन्य परित असंख्यात से जघन्य परित असंख्यात बार लिख करके मल्टीप्लाई करने से जघन्य युक्त असंख्यात आएगा। तो वो जो जघन्य परित असंख्यात को से गुना किए हम जघन्य परित असंख्यात लिख करके, लेकिन उसके छेद क्या नाम है तो कितने जघन्य परित असंख्यात के छेद प्रमाण स्थान, तो स्थान कितने हुए उसको जघन्य परित असंख्यात बार लिख करके जो गुना किए तो कितने हुए बोलो, उसके छेद मात्र स्थान। अगर हम आगे जाएंगे तो जघन्य युक्त संख्यात आ जाएगा। इसको छोटी संख्या से करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये संख्या हमारे समझ के पार परे है, क्योंकि जो राशि देय विरलन के विधान से उत्पन्न होती है वह देय राशि से विरलन राशि के अर्ध छेद मात्र स्थान ऊपर जाने पर पैदा होती है। ये यहाँ पर हम लोग जो शुरू की बादाल पनट्ठी ये बता रखे हैं, उस संख्या पर आप नियम लगा के करके देखिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये उसके आगे की संख्या हम जानते नहीं तो नहीं कर सकेंगे। द्विरूप घन धारा हमने कल शुरू कर ली थी। द्विरूप मतलब दो घन, दो का घन जिस धारा में पाया जाए, दो का घन से जो धारा शुरू हो, तो यहाँ पर सबसे शुरू की संख्या, ये आपको स्थान याद रखना है, नहीं तो आगे के जो नियम है वो हम समझ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है, इसका घन पहला स्थान 8 हुआ। द्विरूप वर्गधारा में पहला स्थान 4 है, इसका 8 है, परंतु यह इस स्थान को मानते हुए भी आगे में जो फॉर्मूला आचार्य दे रहे हैं उसमें कुछ कथनचित वहां जाकर के आचार्य कुछ और तरह से दे रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये कह रहे हैं दो रूप वर्गधारा में पहले आप 2 का घन कर लीजिए, बस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पहला स्थान हुआ। अब इसके बाद द्विरूप घन धारा में इसका वर्ग 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 आएगा, तो 8 इस धारा का पहला स्थान हुआ और इसका दूसरा स्थान 64 हो जाएगा, 8 गुना 8। तीसरा गुना स्थान हो जाएगा तीसरा स्थान हो जाएगा 64, 64 गुना 64। फिर 64 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4096 आता है, तो चौथा स्थान उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर कहते हैं जो 5वां स्थान है वो पनट्ठी का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पनट्ठी कैसे आ गया? यहाँ पनट्ठी कैसे आया? तो हम लोग इसका स्क्वायर किए हैं तो बहुत बड़ा हो गया ना। 4096 को स्क्वायर किए तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, क्या चीज 4096 का स्क्वायर, छोटा स्क्वायर। हाँ, इसीलिए ना उसको नहीं लिया गया बाबूजी। हाँ, इसीलिए तो उस जैसे 96 है, 4096 के स्क्वायर को लेकर के उसका स्क्वायर नहीं लिया गया। अच्छा, लेकिन यहाँ वैसे तो नहीं लिया गया, पर यहाँ पर क्योंकि हमको पनट्ठी का क्यूब लेकर के जो एक अन्य रूप से जो संख्या आ रही है उसमें वो चीज बैठनी चाहिए। तो जैसे अब 3 है, फिर 6 आया, फिर 12 आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, उसका जो दो के ऊपर जो वर्ग आ रहा है, 2 पर जो पावर आ रही है वो डबल डबल आनी चाहिए। द्विरूप में होते जाना चाहिए, उससे आगे नहीं निकलना। वो ऊपर का पावर दूना ही दूना होना चाहिए।
तो अगर हम 4096 को 3 बार मल्टीप्लाई करके मतलब उसका स्क्वायर हुआ, फिर जो संख्या आ रही है अगर उसका स्क्वायर करते तो यहाँ पर वो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए 65,000 अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा। हाँ ज्यादा आएगा। नहीं ये स्थान क्या है, ये पूछना चाहते हैं। अभी तक तो हम लोग जैसे 64 का दूना 64 किए, 4026 पर कर रहे हैं। अब यहाँ सीधा पन्नटी कैसे आ गया? सब संख्या कैसे आई है? पन्नटी और बादाल ये दोनों संख्याएं यहाँ कैसे आएगी? हाँ पन्नटी और बादाल तो ठीक है अपनी जगह, पन्नटी और बादाल में तो कोई शंका की बात नहीं है। 4096 भी 64 का मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है तो उसका स्क्वायर आ गया। अब आपका कहना था कि इस स्क्वायर का स्क्वायर आना चाहिए, ये होना चाहिए था, लेकिन ये शुरू में कह दिया गया है कि जब द्विरूप वर्ग धारा और द्विरूप घन धारा में हम अभी भी ये चीज कहे ना कि इसमें हमको स्थान बहुत बढ़िया से याद रखना है ताकि हम दोनों में तुलनात्मक विश्लेषण कर सके। अब जैसे इसमें प्रथम स्थान 4, दूसरी स्थान उसमें 16, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान बिल्कुल अलग है। उसके बाद सारे स्थान द्विरूप वर्ग धारा पर क्यूब चलेगा। ये पहले ही हम लोग भाव भाषणा कर चुके हैं कि द्विरूप वर्ग धारा के शुरू के जो 4 स्थान है वो अलग है, और 65,536 से वहां पर 65,536 से यहाँ उसका क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ घन धारा है तो क्यूब आ जाएगा। हाँ केवल बादाल है, यहाँ बादाल का क्यूब आ गया। और फिर इसी तरह से बादाल के क्यूब के बाद आ जाने पर यहाँ पर इकट्ठी का क्यूब नहीं बताया गया है। इसके पीछे क्या रीजन है? मैंने प्रश्न भेजा है, उत्तर नहीं आया अभी कि भाई इकट्ठी का क्यूब क्यों नहीं दिखा रहे हैं। जब बादाल का क्यूब दिखाए उसके बाद सीधे जघन परित असंख्यात आने का क्या कारण है? तो जवाब नहीं आया बाबूजी, जवाब अगर आएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। इकट्ठी का भी क्यूब हम लोग जितनी मोटी बुद्धि है तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है ये मतलब खोजा जाएगा। अब देखिए सारे स्थान में शुरू के चूंकि घन रूप धारा चल रही है, शुरू में जब हम किसी संख्या को घन किए हैं तो घन के बाद जब हम स्क्वायर करते हैं तो द्विरूप वर्ग धारा के जो पहले के स्थान है 4 वो उससे डिफरेंस हो गए, लेकिन 5वें स्थान से द्विरूप वर्ग धारा वाले स्थान को ही क्यूब करते जाएंगे। ये इसका ये स्थान इसके अलग आते ही हैं, ऐसा आचार्य पहले ही बता चुके हैं। फिर जघन युक्त संख्या, फिर प्रतरावली का क्यूब। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि आवली प्रतरावली, हाँ आवली गुना आवली, प्रतरावली का क्यूब, आवली का क्यूब क्यों नहीं आया? आवली का क्यूब आया है कि नहीं? नहीं आया। नहीं है। पक्का पक्का बिल्कुल पक्का है। एकदम पक्का है। हाँ बिल्कुल एकदम पक्का। जघन युक्त संख्या को क्या कहते हैं? आवली, वो आवली जगता संख्या तो आपको कहे आवली नहीं आई है इसमें, आप तो पक्का एकदम पक्का, पक्का नहीं एकदम पक्का। हमने तो ये समझ में नहीं आया जैसे तो ये जघन युक्त संख्यात आवली तो है ना, अपने पढ़ के आए हैं कि आवली में जघन युक्त संख्यात समय होते हैं ना। प्रतरावली को पढ़ा हमने, जघन असंख्यात असंख्यात। चलिए तो आवली का क्यूब जहां वहां आवली आई, ध्यान दीजिएगा कि बादाल पन्नठी के बाद में जो पन्नठी का वहां पन्नठी का स्थान कौन सा था? स्थान वो था चौथा स्थान इकट्ठी का था, छठा था। वहाँ पन्नठी का स्थान 4 था और यहाँ पन्नठी का स्थान 5 आ गया है ना। तो 4 स्थान तो बाहर हो गए, ये 4 स्थान से मैच नहीं खाएंगे,
उसके बाद पांचवा स्थान मैच नहीं खा रहा, छठा नहीं मैच खा रहा। उसके बाद जो इकट्ठी आना चाहिए था वो इकट्ठी नहीं आई है और जघन्य परित असंख्यात आ गया। ये जघन्य परित असंख्यात का स्थान जघन्य परित असंख्यात से मिल गया है। वहां क्या आया था? 4, 16, 256, पन्नठी, बादाल, इकट्ठी, है ना। उसके बाद आया था जघन्य परित असंख्यात, आया था ना। यहाँ क्या आया है? यहाँ पर 8, 64, 4096, 4096 का स्क्वायर, पन्नठी का स्क्वायर, बादाल का स्क्वायर और जघन्य परित असंख्यात। शायद इसीलिए इकट्ठी गायब है बीच में से। जघन्य परित असंख्यात और जघन्य परित असंख्यात का क्यूब एक का स्थान एक ही है। यहाँ पर स्थान आकर के एक बना है। अभी तक जो स्थान है वो आगे पीछे हैं। इन स्थानों की महिमा है, आगे जाके इस पर एक फॉर्मूला दे दिया आचार्य। इसलिए भाव भाषणा रखेंगे कि जघन्य परित असंख्यात का क्यूब का जो स्थान है यहाँ पर, वही स्थान द्विरूप वर्गधारा में जघन्य परित असंख्यात का है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? द्विरूप वर्गधारा निकालते समय जघन्य परित असंख्यात जिस स्थान पर आई थी उसी स्थान पर द्विरूप घन धारा में जघन्य परित असंख्यात का क्यूब आएगा। तो इसी स्थान को दिखाने के लिए ही इकट्ठी गायब हो गई है। सातवें स्थान पर आया था जघन्य परित असंख्यात, तो इसमें भी यहाँ भी सातवां पर आ जाएगा क्या? यहाँ भी सातवां पर है। अच्छा, है ना, सातवें पर 4, 64, 4096, 4096 का स्क्वायर, पन्नठी, बादाल, जघन्य परित असंख्यात, है ना, सातवें स्थान पर है। तो यहाँ से हम लोगों को ध्यान देना है कि स्थान फिर कहाँ जाके मिस हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। फिर जघन युक्त असंख्यात, जघन परित असंख्यात के बाद जघन युक्त असंख्यात था, ठीक है, ये दोनों का पावर करके निकला था। फिर यहाँ पर जघन युक्त असंख्यात मतलब आवली स्थान ठीक आ गया, फिर प्रतर आवली स्थान ठीक है। फिर उसके बाद पल्ले की वर्ग शलाका, पल्ले के छेद, सारे स्थान जो के त्यों हैं। वहां पर केवल द्विरूप वर्गधारा के स्थान थे जो वर्ग होके वर्गित रूप से वो संख्या थी। यहाँ जो संख्या है, स्थान तो वर्ग वर्ग करके ही जाएंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि प्रतर आवली से जो असंख्यात स्थान हम जा रहे हैं तो प्रतर आवली को घन घन करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में देखा, 2 को घन रूप किया गया है, उसके बाद सारी संख्या स्क्वायर में ली जा रही है। अर्थात जितने ये स्थान हैं वर्ग वर्ग होकर के जाएंगे। तो फिर जहां पर वहां पर पल्ले की वर्ग शलाका केवल आई थी, यहाँ वहीं पर पल्ले का वर्ग शलाका का क्यूब आएगा, यानी उससे तिगनी संख्या आएगी। फिर पल्ले के छेद, पल्ले का वर्गमूल का क्यूब, फिर पल्ले का घनमूल घन। फिर वहां पर सूच्यांगुल और प्रतरांगुल आया था, वो यहाँ पर नहीं आया क्योंकि घनांगुल में 3 डायमेंशन 3 का मल्टीप्लाई होता है। तो घनांगुल और प्रतरांगुल और सूच्यांगुल गायब हो गया, घनांगुल यहाँ पर आया है। तो वहां पर जो स्थान पल्ले के बाद वहां पर क्या आया था? सूच्यांगुल। सूच्यांगुल के बाद वहां पर क्या आया था? प्रतरांगुल। तो सूच्यांगुल की जगह तो यहाँ पर सूच्यांगुल तो चला गया, प्रतरांगुल का जो स्थान था वहां पर वो स्थान यहाँ पर घनांगुल ने ले लिया है। तो ये जहाँ जो संख्या वहां पर वर्ग होकर के आई है उसका घन निकालेंगे तो डबल घन हो जाएगा। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन सा स्थान गायब हो रहा है, उसकी जगह कौन सी संख्या आ रही है। सूच्यांगुल प्रतरांगुल चला गया, घनांगुल आ गया क्योंकि घन रूप संख्या इसमें ली जा रही है। फिर असंख्यात स्थान जाने पर वहां जगत श्रेणी का घन रूट आया था। अब यहाँ चूंकि घन कर रहे हैं तो घन रूट से घन करें, घन रूट की संख्या को जब घन किया जाता है तो घन रूट हट जाता है। तो जगत श्रेणी अपने स्थान पर आ गई। फिर जगत प्रतर एक स्थान जाने पर, फिर उसके बाद अनंत अनंत स्थान जाने पर वहां जीव राशि आई थी, यहाँ जीव राशि का क्यूब आ गया। यहाँ हम लोगों ने
एक अशोका रिबन किया जैन था। बंद कीजिए ना प्लीज, बहुत आवाज आ रही है इधर से। अशोका जैन नाम से जो है। एक तो ड्यूटी होता है ना, तो सबको अपने आप ध्यान देना लेना चाहिए कि हमारा खुला तो नहीं है, अपने आप दीदी ये सबको जो 3 लगाया है वो तो घन के लिए लगाया ना ऊपर। हाँ क्यूब करने के लिए, उसको उसी यहाँ पर ये चिंतन चला कि ये जीव राशि का क्यूब आएगा, तो क्या जीव राशि का क्यूब हो सकता है क्या? कैसे होगा इतनी बड़ी राशि का? बड़ी राशि की तो छोड़ दीजिए, बड़ी राशि वाली, बड़ी राशि मन बतलाइए, बड़ी राशि तो क्या है सो भगवान जाने। क्यों नहीं होना चाहिए जीव राशि का क्यूब, क्यों नहीं होना चाहिए, और यहाँ क्यों आया है? वो तो आप बताइए हम लोगों को। हम बता चुके हैं सुमति देवी जी, हम बहुत बार बताने के बाद ही प्रश्न करते हैं, हम बता चुके हैं, कल मैं बताई हूँ। सम संख्या क्या तिगनी जीव राशि हो जाएगी? क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जीव राशि का क्यूब, जीव राशि का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था, क्या राशि है इसमें? किन जीवों का समूह है? सब मिला के निगोदिया सिद्ध सब मिला के 16 निगोदिया भी आ जाएंगे संपूर्ण में तो। और टोटल समस्त जीव सिद्ध राशि। राशि भी आ जाएगी। हाँ तो टोटल जीव राशि जब आ गई तो उसको हम क्यूब करेंगे तो जीव ही नहीं है वो, क्यों? हमने तो सारे जीव राशि में ले लिए, फिर उसका क्यूब क्या समझे? इसका मतलब यहाँ पर क्या समझे? केवल कि ये जीव संख्या राशि है, का, नहीं हाँ फिर उसको डबल संख्या काय करना बताने है। के लिए, पहले ही नहीं, संख्या इसका संख्या मतलब ये संख्या है बताने के लिए। हाँ ये संख्या बता रहे हैं कि जब हम जगत प्रतर के आगे जाएंगे तो कौन सी संख्या आएगी, तो वो कह रहे हैं कि जो जीव राशि है उसको आप घन कर दो, वो संख्या आएगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जीव राशि तिगनी हो गई, मान लीजिए जीव राशि 10 है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जाते जाते 10 को आप 3 बार गुना कर दीजिए, यानी यहाँ पर 1000 संख्या आएगी। ये संख्या बता रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि इतने जीव हो गए, जीव तो हो ही नहीं सकते हैं, कोई नया जीव न तो कभी जन्मा है बना है और न कभी बनेगा। तो पहले तो जीव राशि में कह दिया गया कि सारी जीव राशि आ गई, अब इसके ऊपर क्यूब आपने डाल दिया, तो क्या इतने जीव बढ़ गए क्या? तो नहीं, जीव नहीं बढ़े हैं, यहाँ संख्या का विचार हो रहा है कि संख्या जगत प्रतर के में जो बहुत सारे आकाश के प्रदेश होते हैं, बहुत सारे होते हैं, भाई उसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो बोला भाई ऐसा है कि एक डिब्बे में आपने चना रखे, भैया उस चना को गिन लो, उस चना से तिगने, ये जो दूसरे डब्बे में कितना आएगा उस चना को गिन लो, उससे तिगने चना उसमें आ जाएगा। तो आपने चना को तिगना थोड़ी किया, आपने तो उस चना को गिना खाली। तो उसी तरह जीव राशि को यहाँ जीव राशि से तिगनी वाली संख्या अब यहाँ पर आएगी जगत प्रतर में, जब अनंत अनंत स्थान आगे जाएंगे, अर्धछेद वर्ग शलाका और वर्ग शलाका अर्धछेद मूल करके जब मूल राशि आएगी, वो संख्या कितनी बड़ी होगी? तो कहते हैं जीव राशि को आप क्यूब कर लीजिए, वो संख्या होगी। ये मैं कल भी बताई थी। मतलब संख्या आएगी वो हाँ, जीव, वो संख्या हाँ आएगी, जीव की गिनती नहीं। जीव थोड़ी अच्छा बढ़ जाता दीदी है ये चीज। हाँ ये जी है ना द्विरूप, एक बार 2 बार बताने से चीजें नहीं याद नहीं होती भाई, मेरे को भी नहीं होती है, इसीलिए मैं बार बार वापस ले रही हूँ, जबकि इस पर वर्णन कल खूब अच्छी तरह से हो गया था कल भी। हाँ क्या कुछ कोई पूछ रहे थे, किसी हाँ की मैं आवाज आ पूछ रही थी द्विरूप गंधारा के सर्व स्थान जो चैप्टर है उसमें ये जगन्य परित असंख्यात के बाद में संख्यात स्थान जाने पर क्यों लिखा है, संख्यात स्थान क्यों नहीं लिखा? कहाँ पर? द्विरूप गंधारा के सर्व स्थान 2 पेज पहले, कहाँ पर है? 2 पेज इससे 2 पहले। द्विरूप गंधारा के स्टार्टिंग में चले सर्वस्थान निकाल रही हूँ पेज। कहाँ पर है? कहाँ पर है? इसमें है ना जगन्य परित असंख्यात। नंबर 54 है। मैं पेज नंबर तो पता नहीं है, पेज निकालो। नंबर तो मेरे को पता, मेरा तो पेज नंबर बताएंगे तो फायदा नहीं होगा ना, मैं तो वो लैपटॉप नहीं इसका हेडिंग ये है दीदी, द्विरूप गंधारा के सर्व स्थान हेडिंग है ये अच्छा इस पेज का।
हाँ आया था, मेरे पे पढ़ाया हुआ याद भी आ रहा है। एक मिनट, पेज पर हेडिंग है क्या? हाँ दे विरलन राशि गणित लॉग, दे विरलन लॉग द्वारा द्विरूप वर्ग धारा के नियम, द्विवर्ग धारा के नियम, द्विरूप, जबकि हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी मेरा पेज ही नहीं निकल रहा है। अभी आप थोड़ा मैं- दिखाएंगे, आप दिखाएंगे हाँ, वीडियो पे दिखाइए आप। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे इसमें जगन्य परित असंख्यात है, तो फिर संख्यात स्थान जाने पर क्यों आया? असंख्यात स्थान जाएंगे ना। जघन परित असंख्यात तो असंख्यात की पहली वैल्यू है है अच्छा ना? जघन हाँ परित असंख्यात असंख्यात की पहली वैल्यू है, तो आप हाँ, असंख्यात की पहली वैल्यू के पास जाने के लिए तो संख्यात स्थान जाएंगे ना। नहीं फिर जगन्य युक्त असंख्यात में भी पहुंचते हैं तो संख्यात स्थान जाने पर है। हाँ, संख्यात स्थान जाने पर स्थान है, स्थान मतलब वर्ग शलाका, वो तो संख्यात ही रहेंगे ना। संख्यात स्थान जाने से तो वर्ग, क्योंकि आप जघन्य परित असंख्यात कब आ रहा है, वहां जाके तो शुरू होगा असंख्यात, तो उसके पहले तो सारे संख्यात ही स्थान जाएंगे ना, संख्यात हाँ है ठीक, ना? क्योंकि उसके असंख्यात पहले स्थान जाएंगे तब तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और अभी तो जघन्य परित असंख्यात भी नहीं आया है। जो असंख्यात की पहली वैल्यू है, जब तक वो नहीं आएगी, जब तक तो संख्यात ही संख्यात रहेंगे ना। पहली वैल्यू के बाद भी दूसरी वैल्यू में भी आने के लिए संख्यात ही स्थान होंगे, उसके बाद जब की वैल्यू में बढ़ेंगे तब असंख्यात स्थान आएंगे। ठीक। भाभी ये जो गंधारा में इन्होंने बताया कि पहले तो इन्होंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, फिर 8 को 8 से इन्होंने 3 बार क्यों नहीं किया, 2 ही बार क्यों करा जो 64 आया? अरे अभी तो मैंने द्विरूप वर्णधारा का नियम बताया ना, द्विरूप घनधारा का, कि द्विरूप घन गंधारा में तो दो 3 बार को, होता है ना। द्विरूप घन दो को घन करो, बस केवल द्विरूप मतलब दो, घन माने घन, दो के घन से शुरू करो, अच्छा ठीक। और उसके बाद वो धारा रूप में स्क्वायर स्क्वायर में जाएगी। क्योंकि अच्छा। जब हम मान लीजिए किसी चीज को, जैसे इसके आगे का पेज खोलिए, 8 64, अब 8 आ गया 2 के घन से, 64 को हम देख रहे हैं, 64 की संख्या भी घन से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, अच्छा तो सारी संख्या घन धारा में हो गई। जो संख्या 3 से विभाजित होती है उसको घन धारा कहते हैं, है ना, उसको घन कहेंगे। जो केवल 2 से विभाजित हो वो तो वर्ग धारा में, लेकिन अच्छा जो संख्या 3 से विभाजित हो वो घन धारा में। अच्छा अच्छा 2 को 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 करे, 8 करे तो 3 का उस पर पावर आ गया, ये 3 से विभाजित हो रहा है, पावर 1 आ रहा है। नीचे फिर 8 को 8 से कर रहे हैं तो 2 का पावर 6 आ रहा है, वो भी 3 से विभाजित हो रहा है। फिर नीचे 64 गुना 64 कर रहे हैं, 2 पर पावर 12 आ रहा है, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से 3 से पहले 1 बार विभाजित किए, फिर 3 से 2 बार विभाजित किए, फिर 3 से 4 बार विभाजित किए, फिर 3 से 8 बार विभाजित किए, तो ये धारा रूप में बनता जा रहा है, 3 से भाग होकर के ही। उसको लाने के लिए ये किया गया कि पहली संख्या को घन रूप करके तो फिर आगे स्क्वायर स्क्वायर करा जा रहा है। द्विरूप घन धारा में पहली संख्या घन से निकालते हैं, उसके बाद वर्ग वर्ग होकर के, वर्ग वर्ग होकर के तिगनी तिगनी हो रही है ना, सब तिगनी हो रही है, एक दूसरे से सब तिगनी होती जा रही है। दीदी ये संख्या है जो मतलब 3 से विभाजित नहीं हो रही, 2 के ऊपर जो पावर है वो 3 से विभाजित हो रहा है। हाँ तो 2 तो वो संख्या हो गया ना, 2 पर तो पावर ही लेते ना, द्विरूप वर्ग धारा में भी हम लोग क्या देखे थे, 2 पर पावर ले रहे थे, यहाँ पर भी 2 पर पावर ले रहे हैं, क्योंकि द्विरूप घन धारा है, तो घन धारा की भी जितनी संख्या आएगी वो 2 से भी, क्योंकि 2 रूप 2 से शुरू हो गई है ये 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, और इसका पावर मतलब 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा। द्विरूप वर्ग धारा के जो अर्धछेद थे वो जरूरी नहीं था कि 3 से विभाजित हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर यहाँ जितने पावर आएंगे 2 के ऊपर, यहाँ पर भी जैसे 3 वाला पावर देखे तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद वाले पावर
क्योंकि स्क्वायर से आ रहा है इसलिए उसके बाद वाले जितने अर्धछेद कह दीजिए, उसको पावर कह दीजिए, वो सब 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होंगे। और कोई शंका, कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो? अच्छा, हम लोग कहाँ थे? हाँ, जीव राशि का क्यों? हाँ, जीव राशि। तो हमने समझा कि जीव राशि तो तिगनी नहीं हो सकती, जीव राशि तो एक जीव भी नहीं बढ़ सकते। यहाँ केवल उसकी संख्या को प्रज्यूम करके कि भाई जितने जीव हैं उसको आप तिगने गुना कर दो, तो अब जगत प्रतर के बाद घन धारा में कौन सी राशि आएगी? तो ये वाली राशि आएगी, ये वाली संख्या आएगी। क्योंकि हम सभी चीज में आगे चलते हैं। पुद्गल राशि का क्यूब, तो क्या पुद्गल, पहले जो पुद्गल आया उसमें हम समझ चुके हैं समस्त परमाणु की संख्या वहां आई है, तो अब उससे ज्यादा कहाँ से हो जाएगी पुद्गल राशि? तो वो चीज यहाँ पर वही चीज लगाएंगे कि पुद्गल की जितनी संख्या थी उस संख्या को अगर हम 3 बार गुना कर दें तो वो संख्या यहाँ पर इस द्विरूप घनधारा में होगी। जीव राशि के बाद जब केवल ज्ञान में दिखा कि भाई जीव राशि के घन के बाद अब घन धारा में कौन सी राशि आ रही है, तो देखा गया कोई राशि नहीं आ रही है। यद्यपि क्यूब हो सकता है उनका, ऐसा नहीं है कि उस राशि का क्यूब नहीं हो सकता, क्यूब तो हो सकता है, पर द्विरूप घन धारा में वो नहीं बैठ रहा है, तो वो राशि नहीं आई। उसके बाद कौन सी राशि आ रही? तो कह रहे पुद्गल राशि जो है उसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ आएगी। तो यहाँ पर सबसे हल्की धारा अगर देखा, 11 धारा में भी अपने लोग को जहाँ सम विषम थोड़ा समझने में परेशानी हुई थी, मेरे को भी हुई थी, सबसे ईची धारा अगर कोई है तो द्विरूप घन धारा है, क्योंकि द्विरूप वर्ग धारा के स्थान को ही क्यूब कर देना है। ये इसमें सबसे मतलब बहुत ही इजी चीज है। पुद्गल राशि के बाद 3 काल के समय पुद्गल राशि जो आई है उसको वर्ग 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 करते जाओ, अनंत अनंत बार वर्ग करो, तो वर्गशलाका, अर्धच्छेद, मूल और फिर समय आएंगे 3 काल के समय। फिर उससे उसको करते जाओ, करते करते सर्वाकाश के प्रदेश, यहाँ 1D और 2D जो वहां आया था द्विरूप वर्ग धारा में, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर चूंकि घनात्मक चीज चल रही है इसलिए यहाँ पर सर्वाकाश के प्रदेश यानी 3D सर्वलोक आकाश का प्रदेश है, इसलिए लोकाकाश केवल नहीं लिया जाएगा, पूरा अनंत अनंत आकाश को लिया जाएगा। डी माने डायमेंशन ना? हाँ, डी माने डायमेंशन। डायमेंशन 3 दिशा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 डायमेंशन में मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर इस जो द्विरूप घन धारा में जो सबसे विशेष बात आई है ये जानने की कि अनंत अनंत स्थान जब गए हैं, सर्वाकाश के प्रदेश के बाद अनंत अनंत बार वर्ग करते हुए जब गए हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल का घन प्राप्त हो रहा है। केवल ज्ञान का द्वितीय वर्गमूल का घन प्राप्त हो रहा है। और इन्होंने यहाँ पर क्या कह दिया? यह अंतिम स्थान है। इसको हम लोग समझते हैं कि ये अंतिम स्थान कैसे हो गया। हम अपनी संख्या से समझते हैं। केवल ज्ञान कितना माना गया था? 65,536। 65,536 का पहले दूसरा वर्गमूल निकालना है। दूसरा वर्गमूल कितना आएगा? 16। ऐसे तो हम लोग खोल के बैठे रहते हैं, ऐसे कोई 16 जवाब आएगा। नहीं देते। नहीं 16 आएंगे आएगा। तो फिर कभी नहीं आएगा मुंह पर, कभी भी नहीं आएगा मुंह पर। 16 आएगा क्या? दूसरा 16। हाँ, तो पहला वर्गमूल 256, दूसरा वर्गमूल दूसरा 16। 16। फिर ये क्या कह रहे हैं? दूसरे वर्गमूल जो आपने निकाला है उसका घन कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा घन करने में? 16 × 16 × 16।
16 गुना 16 गुना 16। तो ये जो संख्या आई, ये संख्या इस घन धारा की सबसे लास्ट संख्या है। अब अपने ये समझें कि चलो 16 गुना 16 गुना 16, 16 गुना 16 256, 256 को हम 16 से गुना करेंगे तो हमको भावभास ना, चूंकि 256 गुना 256 65,536 होता है, ठीक है ना। 536 के स्क्वायर को ही तो पन्नठी कहा गया ना। तो हाँ। 5 खूब बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि कागज पेंसिल लेके बैठे तब तो हो जाता है, ऐसे जवानी थोड़ा तो दिक्कत होता है, ये बोर्ड की चीज है। जवानी समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है आप लोग की। 256 गुना 256 इज इक्वल टू पन्नठी, और हम 16 गुना 16 गुना 16 किए तो 16 गुना 16 256 हो गया। 256 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो 256 गुना 256 से छोटा आएगा, आएगा ना छोटा। हाँ हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं? केवल हाँ, ज्ञान छोटा आएगा ही वो पन्नठी, तो। हाँ, 256 पन्नठी को जो है वो कैसे आ रही है? 256 को 256 से मल्टीप्लाई करने पर आ रही है। अब यहाँ पर जब हमने ये जो लिखा आचार्य ने वैसा किया तो हम क्या कर रहे हैं? 16 गुना 16 गुना 16, तो 16 गुना 16 256। अब 256 को अगर हम 256, दीदी आप म्यूट हो गए। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। वो बीच में फोन 16 आ का गया। घन तो 16 का घन तो समझिए 40 तो। तो 96 होता है ना। हाँ 16 का घन ही ना कर रहे हैं हम लोग, हाँ तो वो तो 40 तो 96 आता है ना 16 का घन। हाँ, जो भी आए, जो भी आए भाई पूरा समझ लीजिए। हम तो ये कहे 65,536 से छोटा आएगा, हम ये कहे। हम क्या आएगा ये तो बताइए ना। तो यहाँ पर केवल ज्ञान है 65,536, तो यहाँ पर द्विरूप घन धारा में उन्होंने कहा कि अंतिम स्थान आएगा, केवल ज्ञान का दूसरा वर्गमूल निकाल के उसका घन कर दो। तो हम यहाँ पर यह समझना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे कहा गया। तो हम समझ रहे हैं कि भाई 16 आ रहा, 16 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भावभासना हम भाएं कि ये 65,536 से छोटा आ रहा है क्या। हम अभी कागज पेंसिल नहीं है, गुना नहीं कर पा रहे हैं, हम जवानी ही भावभासना करें। ये हमको पता है कि 16 गुना 16 256, ये चूंकि हमको पता है द्विरूप वर्ग धारा में स्क्वायर करके आ रहा था, यहाँ तक हमको पता है। आगे जो पन्नठी आ रही है वो 256 गुना 256 से आ रही है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? 256 को 16 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ ये भावभासना करनी है कि हाँ यह संख्या केवल ज्ञान से छोटी है। हमको यहाँ पर केवल ये समझना है कि केवल ज्ञान से छोटी है। अब ये अंतिम संख्या है द्विरूप घन धारा की। क्यों भाई आप इसको अंतिम क्यों कहते हो? पहला वर्गमूल निकाल करके और यह कर दीजिए उसको 200, दूसरा वर्गमूल निकाले आप पहला वर्गमूल निकाल करके उसको घन कर दीजिए। तो पहला वर्गमूल निकाले तो हमारे क्या आएगा? 256। अब 256 को 256, चूंकि हमको क्यूब तो करना ही पड़ेगा। क्यूब क्यों करें स्क्वायर से? लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर तो क्यूब दिखाना है ना कि क्यूब करके कौन सी संख्या इसमें आ रही है, लास्ट संख्या द्विरूप घन धारा में कौन सी आएगी, तो हमको क्यूब रूप से ही दिखानी है। तो जब हम पहले वर्गमूल 256 का अगर क्यूब करने चलेंगे तो हम जानते हैं कि वो 65,536 से आगे निकल जाएगी, क्योंकि पन्नठी क्या है? 256 गुना 256। जब हम क्यूब करेंगे तो एक 256 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फिर वो 65,536 से आगे निकल जाएगी। यहाँ पर ये समझाने का ये मतलब है कि ऐसा क्यों दिया कि दूसरा वर्गमूल का घन करो, क्योंकि अगर हम पहले वर्गमूल का घन करते हैं तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाती है संख्या। तो क्या यहाँ भावभासना हुई कि जैसे द्विरूप वर्ग धारा में हमने देखा था केवल ज्ञान अंतिम स्थान था, द्विरूप वर्ग धारा का अंतिम स्थान केवल ज्ञान था, द्विरूप घन धारा का अंतिम स्थान उसी केवल ज्ञान का दूसरे वर्गमूल का घन है। ये क्यों लिया गया? इस संख्या को हमने अभी समझा कि भाई अगर पहला वर्गमूल लेते हैं तो केवल ज्ञान से आगे निकल जाती है संख्या।
और केवल ज्ञान को घन करेंगे वो तो बहुत ही आगे निकल जाएगी, तो वो तो ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि जो अंतिम स्थान वहां पर केवल ज्ञान था, यहाँ पर अंतिम स्थान केवल ज्ञान का दूसरे वर्गमूल का घन है। इसके आगे की संख्या, यद्यपि इसके बाद वाली संख्या सब केवल ज्ञान में तो है, क्योंकि जो आप अभी बोले 4096 हो रहा है, मल्टीप्लाई करके आपने की, तो इसके आगे तो बहुत सारी संख्या है, 41,096 भी है, बहुत सारी संख्या 65,536 तक है, लेकिन वो द्विरूप घन धारा में नहीं आ रही है। और आगे 65,536 से आगे वाली आ सकती है, लेकिन वो तो केवल ज्ञान की अंतिम संख्या है, उससे आगे संख्या होती नहीं। आया कि नहीं समझ में आप लोगों को? कुछ आ गया। ग्रुप में एक ही आदमी है क्या? आ गया। अभी तो लग रहा है कि आ गया। अभी तो आ गया सब। क्योंकि ये स्थान थोड़े याद रखेंगे। समय हो गया है क्या? कोशिश करो। हो गया। विशेष तक कल पढ़े थे, आज भी विशेष छूट गया। एक बार खाली पढ़ देते हैं फिर, क्योंकि विशेष में विशेष ज्ञान लगाना पड़ेगा। जो जो राशियां द्विरूप वर्ग धारा में आई है, उनका घन इस द्विरूप घन धारा में पाया जाता है। ठीक है, तो हम देखे ही हैं, जैसे जरघन परिता संख्या आता है तो उसका क्यूब आया, उसके वर्ग शलाका अर्धछेद वर्गमूल ये सब आया, तो उसका क्यूब इस घन धारा में आया है, ये हमने देखा है। फिर कहते हैं जैसे जघन परिता संख्या, उसका उदाहरण बता रहे हैं, द्विरूप वर्ग धारा में है तो उसका घन द्विरूप घन धारा में पाया जाता है। अब आगे देखिए, आगे जो बात कह रहे हैं इस पर हमको विशेष ज्ञान लगाना पड़ेगा। द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि के छेद, द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि मतलब कोई भी राशि ले लीजिए आप। द्विरूप वर्ग धारा में 16 ले लीजिए, 256 ले लीजिए, 59 ले लीजिए, कोई भी राशि आप लीजिए, लेकिन राशि कौन सी लेनी है? जो द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि उसी स्थान की द्विरूप वर्ग धारा के छेद से 3 गुने होते हैं। द्विरूप घन धारा में जो भी राशि आ रही है वो सारी की राशि द्विरूप वर्ग धारा में आ सकती है, लेकिन द्विरूप वर्ग धारा में जो राशि आए, हम पहले भी कहे, वो जरूरी नहीं है कि इसमें आए। जैसे 4 नहीं आ रही है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि घन धारा की आप कोई भी राशि ले लो, और उस राशि का जो हम आप लोग को कह रहे थे कि स्थान याद रखना, इसी के लिए कह रहे थे। उस राशि का जो स्थान है, जैसे 64, कौन सा स्थान है? 8 और 64 दूसरा स्थान है ना? पहला स्थान 8 है, 64 है। हाँ, तीसरा 8 16 नहीं, दूसरा 8 और 64। यहाँ पर थोड़ा सा इसका विशेष इसलिए लगाना पड़ेगा कि स्थान की गिनती उस तरह से नहीं हो रही है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पहला स्थान 8, दूसरा 64। इसमें दोनों संख्या में किसी एक संख्या में थोड़ा सा फेर करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है। द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि के छेद, जैसे आपने कहा 64 के छेद कितने होंगे? 6। उसी स्थान की द्विरूप वर्ग धारा के छेद से तिगुने होंगे। अब आप 64 कह रहे हैं, स्थान दूसरा है, ठीक है ना? अपने द्विरूप घन धारा में 8 और फिर 64, तो दूसरा स्थान है। तो फिर ये क्या करे, द्विरूप वर्ग धारा उसी स्थान की द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप वर्ग धारा का दूसरा स्थान कौन सा है? 4 और 16 है ना? तो 4 पहला स्थान 4 और 16। जब हम इस तरह से यहाँ निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला नहीं बैठ पा रहा है कि 64 के अर्धछेद तो 6 और 16 के अर्धछेद 3, तो ये कह रहे हैं तिगुने होते हैं, तो नहीं बैठ पा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि आप द्विरूप वर्ग धारा के जो स्थान हैं, या तो फिर आप
इसका स्थान पहले से ले लो, जैसे 64 है और द्विरूप वर्गधारा का स्थान 4 है, तो यहाँ पर कह रहे हैं 64 को आप 8 8 64 ले रहे हो, तो आप 2 से गिनो, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 8 8 64, तो इस तरह से इसका तीसरा स्थान हो जाएगा। दो द्विरूप से जब लेंगे तो तीसरा स्थान हो जाएगा। तो वहां जब हम तीसरा स्थान लेंगे 4 16 256, तो 8 हाँ, नहीं उल्टा बोल गए, 4 16 वहां पर 16 का जो वर्ग अर्धछेद है 4 और 16, दूसरा स्थान है 16। इसमें ये आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि उसको आप तीसरा स्थान मानो, 16 को 2 से लेके 16 तक का तीसरा स्थान। फिर यहाँ पर भी उस 16 के हुए वर्ग छेद कितने, 8 2 1, है ना ये। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इसको एक मिनट 4 16 64, 4 वहां दूसरा स्थान 4 है, यहाँ दूसरा स्थान 64 है। वहां यहाँ पर दूसरा स्थान 2 से नहीं गिना जाएगा, 2 से स्थान नहीं गिना जा रहा है, द्विरूप वर्गधारा का स्थान 2 से गिना जा रहा है, जबकि वहां कहा गया था कि पहला स्थान 4 है। इस पर बहुत चर्चा हुई कि भाई पहला स्थान तो आचार्य 4 ले रहे हैं, तो ये यहाँ पर फिर किया गया कि भाई या तो आप उसका एक स्थान बढ़ा दो और या आप इसका एक स्थान कम कर दो। जब हम 2 से देखते हैं स्थान, तो पहला स्थान 2, दूसरा स्थान 4, 4 का अर्धछेद 2 आएगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2, और यहाँ पर दूसरा स्थान 8 और 64 यानी 64 के अर्धछेद 6 यानी 2 तिया 6। तो इस तरह से एक क्या करे, द्विरूप घन धारा की विवक्षित राशि के छेद उसी स्थान पर द्विरूप वर्गधारा के छेद से तिगने होते हैं। तो यहाँ पर वही है कि वहां पर 2 से ही स्थान को गिना गया है, यद्यपि 4 से पहला स्थान होता है, लेकिन ये फॉर्मूला बैठाने के लिए 2 को पहला स्थान मानना पड़ेगा, तब 64 का जो 6 आ रहा है वो विवक्षित स्थान से फॉर्मूला ये सिद्धांत बैठेगा। पहला स्थान 2, दूसरा स्थान 4, पहला स्थान 8, दूसरा स्थान 64, दोनों के स्थान 1 हो गए, तो दोनों के छेद जब मिलाए जाएंगे तो द्विरूप घन धारा के छेद पाए जाएंगे कि तिगुने हो रहे हैं। आप इसके बाद की फिर और दूसरी संख्या लेके देख सकते हैं, 2 4 16 है, इसमें क्या है 64 के बाद 64 गुना 64 4096। हाँ, तो जब हम 16 के वर्ग छेद निकालेंगे तो शायद कितने निकलते हैं, 4 4 8 8 4 2 1 4 निकलते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होंगे, तो 4096 की अगर हम देखा जाएगा तो 12 वर्ग अर्धछेद आएंगे। ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि उसी स्थान के द्विरूप वर्गधारा के छेद से द्विरूप घन धारा के छेद तिगुने होते हैं। ये यहाँ पर निचोड़ निकाल के आचार्य ये सिद्धांत यहाँ पर दे रहे हैं, और छेद वगैरह फटाफट पता चल जाए इसके लिए ये सिद्धांत बताया जा रहा है। इस तरह से ये यहाँ पर द्विरूप घन धारा यूं तो समाप्त हो जाती है। अगला तो पृष्ठ द्विरूप घना घन धारा का है। आज क्लास समाप्त करते हैं, कल अष्टमी है और फिर उसके बाद 2-3 दिन क्लास नहीं होगी। मंगल को उम्मीद करते हो जानी चाहिए, नहीं तो बुधवार को तो होगी ही होगी। थोड़ा सा इसको फिर से आप लोग सुन करके थोड़ा सा बहुत अच्छा से करिएगा, तो उस दिन फिर, क्योंकि नहीं 5 दिन गैप का मतलब दिमाग से सारी चीज निकल जाएगी, मेरे भी निकल जाएगी, आप ही के आप कहीं जा रहे हो? हाँ कहाँ पे? शिखर जी? हाँ, शिखर जी जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ना रे बाबा, मैं शिखर जी क्या जाती, तो भी ठीक है। रांची, हाँ रांची जा रहे हैं, रांची। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। भवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक
सो बानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्सम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।